गुमराह एपिसोड 234। वो हैरत से मुंह फाड़े मेरी बातें सुन रहा था। साफ जाहिर था मैंने उसे जो कुछ बताया है वो उसके लिए बिल्कुल एक नई और अनोखी बात थी। वो बोला, मैं तुझे ऐसा सीधा तो नहीं समझता था जिलानी, तूने अपना सारा इमेज खराब कर दिया मेरी नज़र में। क्यों? ऐसी कौन सी अपने कमी कमीन होने की दलील पेश कर दी मैंने जिससे इमेज खराब हो गया मेरा? वो कुछ देर मुझे टटोलने वाली नज़रों से देखने के बाद बोला, तुझे यकीन है वो तुझसे शादी कर ही लेगी? यकीन ना करने की कोई वजह मुझे दिखाई तो नहीं देती। तुझे इसमें शुबा क्यों है? ऐसा क्यों कह रहा है तू? लेकिन मुझे यकीन है वो ऐसा नहीं करेगी। वो लोग अपना काम निकालने के लिए तुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं जिलानी। इतने एतमाद के साथ क्यों कह रहा है तू ये बात? क्या तू पहले से जानता है उसे? मैंने कदरे मुस्तरब होकर पूछा। पहले से तो मैं उसे नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ जिन लोगों से वो मिलती रहती है उन्हें मैं खूब जानता हूँ। कौन लोग हैं वो? तुम उन लोगों को किस तरह जानते हो? एक तो वही जर्मन सनतकार अलेक्जेंडर है जिसके साथ तुम और लिज़ी बाबा इसहाक के आस्थाने पर गए थे। अलेक्जेंडर? मैंने ये नाम दोहराया। अचानक ही मुझे ख्याल आया कि फिरोज वगैरह भी गुफ्तगू के दौरान यही नाम ले रहे थे उस जर्मन आदमी का। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था नामों के उस फर्क पर, लेकिन इस वक्त जब शराफत अली ने यह नाम लिया तो मुझे ख्याल आया लिज़ी ने उसे जेराल्ड के नाम से मुतारिफ कराया था मुझसे। मैंने शराफत अली से कहा, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, ऐसा ही लगता है मुझे। वो शख्स जो हमें बाबा साहब के आस्थाने पर ले गया था उसका नाम अलेक्जेंडर नहीं है। उस नाम के किसी शख्स को तो मैंने देखा तक नहीं। मैं पहले ही समझ रहा था तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या कह रहे हो तुम? वो हैरत से बोला, अलेक्जेंडर नहीं है उसका नाम, तो फिर क्या नाम है उसका? है तो वो जर्मन ही, मगर उसका नाम जेराल्ड है। यही नाम बताया था लिज़ी ने मुझे उसका, अच्छी तरह याद है मुझे। अच्छा? वो फिर सोच में गुम हो गया। तकरीबन 1 मिनट सोचने के बाद वो बोला, दो ही बातें मेरी समझ में आती हैं। या तो लिज़ी ने किसी मसलहत के तहत तुम्हें उसका नाम गलत बताया है, या फिर वो यहाँ अब तक खुद को गलत नाम से मुतारिफ कराता रहा है। लेकिन उसे गलत नाम इख्तियार करने की क्या ज़रूरत है? या लिज़ी के पेश नज़र कौन सी मसलहत हो सकती है? नहीं यार, मैं तेरी ये बात नहीं मान सकता। एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि तुझे ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है। वो खामोश होकर मेरी सूरत तकने लगा। मालूम ये होता था जैसे अंदर ही अंदर अपने आप से वो जंग कर रहा हो, कुछ कहना चाहता हो और कहने की हिम्मत ना कर पा रहा हो। उस वक्त की उस गुफ्तगू से ये बात तो वाज़ेह हो गई थी कि वो वाकई मुझे धुम्मन वगैरह के लिए काम करने से रोकना चाहता है। वो ऐसा क्यों चाहता है ये बात मुझे भी मालूम ना हो सकी थी, और अब जब तक वो मेरे सामने पूरी तरह खुल नहीं जाता मैं उस पर एतमाद नहीं कर सकता था। उसकी बातों को मुस्तरद करने का मकसद ही ये था कि वो झंझलाकर खुद को मेरे सामने पूरी तरह जाहिर कर दे, अपना दिल खोल कर रख दे मेरे आगे, ताकि मैं उसके बारे में कोई फैसला कर सकूं। उसे जुबान खोलते हुए झिझकते देखकर मैंने कहा, शराफत अली, अगर तुम कोई ऐसी बात जानते हो जो मेरे मफाद में नहीं है और मुझे उससे नुकसान पहुंचने का इम्कान है तो मुझे तफसील के साथ साफ साफ बता दो। और ये यकीन रखो, अगर मुझे तुम्हारी बात सच मालूम नहीं हुई या तुम जो कुछ बताओगे वो दुरुस्त साबित ना हुआ, तब भी हमारे दरमियान होने वाली कोई बात किसी तीसरे आदमी के कानों तक नहीं पहुंच सकेगी। जो कहते हुए डर रहे हो वो बेखौफ होकर कह डालो। वो बोला, जिलानी, दानाओं का कहना है कमान से निकले हुए तीर और जुबान से निकली हुई बात पर आदमी को कोई इख्तियार नहीं रहता और उसके नतीजे कभी कुछ इल्म नहीं होता किसी को। बाज़ औक़ात आदमी के अंदाजे बहुत ही गलत साबित हो जाते हैं। हाँ, ये तुमने ठीक कहा, मगर कभी कभी आदमी को नताइज से बेपरवाह होकर भी कोई जुर्रतमंदाना कदम उठा लेना चाहिए। मुझसे कुछ कहते हुए तुम्हें खौफज़दा नहीं होना चाहिए। तुमने मेरे साथ जो भलाई की है उसके बाद तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुँचाने का मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसा तोता चशम नहीं हूँ मैं शराफत अली, तुम मुझ पर आंख बंद करके एतबार कर सकते हो। वो बोला, जिलानी, मैं एक शरीफ खानदान का फर्द हूँ। धुम्मन ने मेरे साथ ज्यादती करते हुए धोखे से मुझे एक गुर्दे से महरूम कर दिया। मैंने उस पर शोर शराबा किया तो उसने मुझे रुपए की पेशकश कर दी। चूँकि मैं गरीब आदमी था और बड़ी ही उसरत की जिंदगी गुजार रहा था, इसलिए इतना बहुत सा रुपया देखकर मेरे कदम डगमगाने लगे। लालच ने मुझे घेर लिया और मैंने इस खारजार राह की दुश्वारियों का अंदाजा किए बगैर इसमें कदम धर दिया। इब्तिदा में मुझे ये जिंदगी बहुत अच्छी लगी। दौलत की रेल पेल ने मेरी आंखें चंदिया दी थी, कुछ नजर ही नहीं आता था। आंखें बंद करके दौड़ता ही चला जा रहा था, लेकिन आखिर कब तक मैं आंखें बंद रख सकता था? एक न एक दिन तो थकना ही था। और जब थक कर सस्ताने के लिए बैठा तो आंखें खोलकर अपने गिरदोपेश को भी देखा। उस वक्त यह एहसास हुआ मुझे कि मैं अपने मकाम से बहुत दूर निकल आया हूँ और इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें, सारा माहौल नाआशना, और सबसे अजियतनाक बात यह थी कि यहाँ मैं आज़ादी और सुकून का एक सांस भी नहीं ले सकता था। ये जानकर मुझे वहशत होने लगी। उस माहौल में मुझे अपना दम घुटता महसूस होने लगा। जी चाहा सब कुछ तलपट कर दूं और निकल जाऊं यहाँ से कहीं, मगर अब ये किसी भी तरह मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था।
जिस दलदल में मैं उतर चुका हूँ वहां से सही सलामत वापसी की कोई सूरत नहीं है। तुम भी कोई ऐसी राह मुस्तकीम के मुसाफिर तो नहीं हो। जिंदगी तुम्हारी भी बहुत पुरहंगाम रही है। तुमने अपने लिए कदम कदम पर मसाइब के पहाड़ खड़े कर रखे हैं। जमीन पर पैर टिकाने की जगह बहुत कम रह गई है तुम्हारे पास, मगर तुम्हें मुझ पर यह बरतरी अब भी हासिल है कि तुम मेरी तरह गुलाम नहीं हो किसी के। किसी इंसान के अहकामात की पाबंदी फर्ज नहीं है तुम पर, और ये एक बहुत बड़ी नेमत हासिल है तुम्हें। मैं चाहता हूँ तुम इसे ज़ाया ना करो। धुम्मन या उसके आकाओं के साथ इस तारीख गार में ना उतरो जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है आदमी के लिए। वो लोग जोंक की तरह चिमट जाएंगे तुम्हें और तुम्हारे खून की सारी गर्मी चूस लेंगे। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर मोहब्बत से कहा, तू तो अंदर से कुछ और ही साबित हुआ है मेरे यार। बड़ा ही शफाफ दिल लिए फिरता है तू अपने सीने में। मैं तुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझता था। सच कहा किसी ने, आदमी अगर फितरतन बुरा ना हो तो बुराई की राह पर ज्यादा दिन नहीं चल सकता। मुझे खुशी है मेरे अजीज, तेरा ज़मीर जिंदा है अभी, जो तुझे कचौके देता रहता है अंदर ही अंदर। हाँ यार, बड़ा एहसान है उस रब्बुल आलमीन का कि उसने मेरे ज़मीर को मौत की नींद नहीं सुलाया, वरना मैं बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता। हाँ, तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए उसका, वही तो सहारा है हम सबका। और ये तो धुम्मन के किन आकाओं का जिक्र करा था, ये तो बता जरा। ये जो तेरी लिज़ी बेगम है ना, उसका बाप आर्थर फिनली वहाँ अमेरिका की रियासत सैन फ्रांसिस्को में मंशियात के स्मगलरों का सरगना है। डॉक्टर धुम्मन आजकल उसी के लिए काम कर रहा है। धुम्मन उस रजील आर्थर के लिए मंशियात स्मगल कराता है। इसके एवज आर्थर उसे और उसके काले धंधों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। यूं वो दोनों एक दूसरे के काम आते हैं, मगर धुम्मन की हैसियत उसके एक महकूम की सी है। आर्थर की इजाज़त के बगैर वो कोई काम नहीं कर सकता। हर बात की पेशगी इत्तला देनी होती है आर्थर को। तुम जो हीरे लेकर आए थे उनकी खबर है उसे, और चूंकि आर्थर को हीरोइन की नई खेप जल्द अज जल्द मतलूब है, इसलिए धुम्मन हीरो की गुमशुदगी को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा, वरना एक तूफान खड़ा कर दिया होता उसने अब तक। वो इसी बात पर जोर दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें हीरोइन देकर फ़ौरन रवाना कर दिया जाए। वो तमाम रुकावटें जो तुम्हारी राह में हायल हैं जल्द अज जल्द दूर कर दी जाएं। चुनांचे पिंडी में उसके तमाम कारिंदे तुम्हारी बहन आसिया और असलम अभी की रिहाई के लिए दिन रात कोशां हैं। इसीलिए मैंने समझा शायद उन दोनों की आज़ादी उन्हीं की मरहून मिन्नत है, मगर तुम कहते हो कि उन्हें किसी और ने रिहाई दिलाई है। हाँ यार, यही सच है जो मैंने तुम्हें बताया। उन लोगों का इसमें कोई दखल नहीं है। मुझे यकीन है तुम्हारी बात पर। तुम जैसा शहज़ोर शख्स झूठ नहीं बोल सकता। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। लिज़ी यहाँ के स्मगलरों के लिए खासी जानी पहचानी लड़की है। वो यहाँ तुम्हारे साथ इसीलिए आई है कि इन लोगों में तुम्हें अच्छी तरह रोशनास करा दें, ताकि वो लोग वक्त ज़रूरत तुम्हें करियर के तौर पर इस्तेमाल करते रहें। स्मगलरों को नए चेहरों की ज़रूरत हमेशा रहती है। धुम्मन ने तुमसे सिर्फ एक बार अपना माल सैन फ्रांसिस्को पहुँचाने का वादा लिया है, लेकिन एलिज़ाबेथ यहाँ ऐसा इंतज़ाम करने में मसरूफ़ है कि तुम जब भी उनके हाथों से निकलने की कोशिश करोगे, उनसे अलग होना चाहोगे या उनके काम आने से इनकार करोगे, वो तुम्हें मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके अपने इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। वो कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे खिलाफ? कुछ बताओ उनके बारे में। मैंने कहा, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बज़ाहिर बेहद मोअज़्ज़ज़ और शरीफ हैं। अपनी उस हैसियत में वो खास असर व रसूख के मालिक हैं। वो तुम्हें उनसे भी मुतारिफ कराना चाहती है। वो लोग तुम्हें कभी भी इस दुनिया से किनारा कशी इख्तियार नहीं करने देंगे। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो पहले वो अपने ज़राए इस्तेमाल करेंगे, डरा धमकाकर, तशद्दुद करके या तुमसे मुताल्लिक किसी शख्स को नुकसान पहुंचाकर तुम्हें रोकना चाहेंगे। इसमें भी नाकामी हुई तो पुलिस को तुम्हारे पीछे लगा दिया जाएगा, गैर जिंदगी अजीरन कर देंगे वो तुम्हारी। फ़र्ज़ करो आखिरी हरबे के तौर पर उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया मुझे, तो उससे इन्हें क्या फ़ायदा होगा? अगर पुलिस से निजात हासिल करने के लिए तुमने उनकी बात मान ली तो वो तुम्हें आज़ाद करा लेंगे, और यह उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है प्यारे भाई। मैं एक सज़ा याफ्ता, जेल तोड़ के भागा हुआ इश्तिहारी मुजरिम हूँ। एक बार भी पुलिस के हाथ आ गया तो दोबारा कोई मेरी शक्ल नहीं देख सकेगा, लिहाजा इस तरह तो मैं हाथ नहीं आ सकूंगा उनके। पुलिस के हवाले करके वो एक तरह की इंतकामी कार्रवाई तो कर सकते हैं मेरे खिलाफ, कोई फ़ायदा लेकिन मुझसे वो हासिल नहीं कर सकते। ये तो तुम्हारा ख्याल है जीलानी, तुम नहीं जानते उन लोगों को, इसलिए ऐसा कह रहे हो। उनके हाथ बहुत लंबे हैं। उनके एक इशारे पर अच्छा भला शरीफ आदमी कालकोठरी तक जा पहुंचता है, और कालकोठरी में पड़ा हुआ कैदी आज़ादाना शहर में घूमता फिरता है। वो उनका माल इधर से उधर करने में मसरूफ़ रहता है, और दुनिया समझती रहती है कि वो अपनी सज़ा के दिन पूरे कर रहा है। देख यार शराफत अली, किसी 2 टके के चोरो चक्के का नाम तो गुलाम जिलानी नहीं है। मेरा वास्ता अब तक ऐसे ही लोगों से रहा है जिनके नज़दीक इंसानी ज़िंदगी की कोई अहमियत ही नहीं रही कभी। कत्ल व गारत गरी मशगला है उनका। मैंने जितने कत्ल किए हैं उनमें से कम ही ऐसे होंगे जो मेरे अपने हिसाब में डाले जा सकें। बेशतर तो इन्हीं ज़ी हैसियत लोगों के खाते में जाते हैं। मेरे यूँ आज़ादाना दंदनाते फिरने की वजह भी यही है कि मेरे और उनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ का मजबूत रिश्ता कायम रहा है।
یہ رشتہ میں اسمگلروں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا. یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں. میرے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں. کسی ایک یا 10-20 برے لوگوں کو مار دینا کوئی قومی نقصان نہیں ہے، جبکہ یہ لوگ میری پوری قوم کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ان کا ہر بد کام میں ساتھ دوں. میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے یار تو سوچ تو ذرا، کیا کام لینا چاہتے ہیں یہ مجھ سے؟ اور کیا میں تجھے ایسا ہی وطن فروش نظر آتا ہوں؟ میں اپنے سونے وطن کی مٹی کو ان کے لہو سے لالہ زار تو بنا سکتا ہوں، ان کے ناپاک عزائم کی تکمیل میں ان کا معاون کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا. اب جب کہ تو نے مجھ پر اعتبار کر کے اپنے درون بروں کو میرے سامنے الٹ ہی دیا ہے تو میں بھی تجھ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا. تیرے لیے بھی میرا یہی مشورہ ہے شرافت علی کہ اپنے شریفانہ نام کی لاج رکھ لے. چھوڑ دن کالے دھندوں کو اور لعنت بھیج دے اس مال و دولت پر جو ایک دن قبر میں تجھے سانپ بچھو بن کر ڈسنے آ جائے گی. میری بات مان پیارے بھائی، کچھ اپنی عاقبت سنوارنے کے کام بھی کر لے، نیکیاں بھی شامل کر لے کچھ اپنے اعمال نامے میں، ان کی بھی ضرورت پڑے گی تجھے ایک دن. اس نے پرجوش انداز میں میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. چہرہ اس کا جذبات کی فراوانی کے سبب تمتما اٹھا. او جیلانی، میرے عزیز دوست، تو نے میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. میں تو خامخواہ فکر مند ہو رہا تھا اتنے دن سے. مجھے کیا معلوم تھا کہ تو اندر سے کتنا اجلا ہے، کیسا صاف باطن شخص ہے تو. میں بھی تجھے ایسا نہیں سمجھتا تھا یار جی. میں نے تجھے بھی ان غداروں کی فہرست میں شامل کر رکھا تھا. یہ اچھا ہی ہوا آج تو کھل گیا میرے سامنے، ورنہ کسی دن تیرا کام تمام ہو جاتا میرے ہاتھوں. حالانکہ تیرے جیسے لوگوں کی ان دنوں مجھے سخت ضرورت ہے. ہاں بھائی، شاید خدا کو ہی کچھ ہماری بھلائی منظور تھی جو آج اس نے یہ موقع فراہم کر دیا ہمیں. اب ہم ساتھ مل کر زیادہ مؤثر انداز میں کام کر سکیں گے. تیرا ساتھ ہو جانے کے بعد میری طاقت دگنی ہو جائے گی. مجھے یقین ہو گیا ہے اب ہم ان کی بےخنی میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. کتنی سچی بات کہی ہے کسی نے کہ آدمی نیک مقصد لے کر نکلتا ہے تو لوگ خود بخود اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے تو. اب ذرا یہ بھی بتا دے ویر میرے، کچھ لوگ بھی تیرے ساتھ ہیں یا تو اکیلا ہی چل پڑا اس راہ پر؟ ہاں، ہیں کچھ اور لوگ بھی میری طرح کے جن کی مجبوریوں نے انہیں اس دلدل میں لا ڈالا ہے اور اب وہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر بھی تیار ہیں. کھل کر وہ سامنے اس لیے نہیں آیا بھی کہ انہیں اپنے پیاروں کی زندگیاں عزیز ہیں. وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے اقربا مصائب کا شکار نہ ہو جائیں. ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا شرافت علی، ہمیں اس وقت تک کھل کر سامنے نہیں آنا ہے جب تک کہ ایک ایک غدار ہماری نظروں میں نہ آ جائے. اگر ایک بھی بچ گیا ہمارے ہاتھ سے تو وہ ہماری ساری کارگزاری پر پانی پھیر دے گا. اس کی تم فکر ہی نہ کرو جیلانی، ایک ایک آدمی سے اچھی طرح واقف ہوں میں، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے مجھ سے. یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہو تم، جبکہ ابھی کچھ دیر پہلے تم اس بات پر حیران ہو رہے تھے کہ الیگزینڈر کا اصل نام اگر جیرالڈ ہے تو وہ خود کو اپنے اصل نام سے متعارف کیوں نہیں کراتا لوگوں میں؟ ہاں میرے یار، یہ تو واقعی تعجب کی بات ہے میرے لیے. اسے یہاں تمام ہی لوگ الیگزینڈر کے نام سے جانتے ہیں جو ایک جرمن باشندہ ہے. کچھ انڈسٹریز میں سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے اس نے، جس کی وجہ سے تاجروں اور صنعت کاروں کی برادری میں جرمن صنعت کار کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے. یہ بات صرف ہم جیسے لوگ ہی جانتے ہیں کہ وہ صنعت کار منشیات کا کتنا بڑا اسمگلر ہے، خود دولت کے لیے اتنا گھناؤنا کام کرتا ہے اور عام لوگوں میں بیٹھ کر سرمایہ داروں کے خلاف تقریریں جھاڑتا رہتا ہے، سوشلزم کا پرچار کرتا ہے. اس کا خیال ہے ہمارے ملک کے لیے سوشلسٹ نظام معیشت سے بہتر کوئی نظام نہیں. ہاں، اصل مقصد تو یہی ہے ان کا. یہی زہر ہماری قوم کو پلانے کے لیے تو اس نے صنعت کار کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. اس جیسے لوگ جب عوام کے سامنے ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو ناسمجھ لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تم نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی سرمایہ دار یا جاگیردار نے سرمایہ داری کے خلاف آواز بلند کی، عوام جوق در جوق ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں. وہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ ایک سرمایہ دار انہیں اپنی دولت کیسے دے دے گا، ایک جاگیردار اپنی زمینیں ان میں کس طرح تقسیم کر دے گا. یہ پرفریب نعرے انہیں مزید پستی میں دھکیلنے کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں. انہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دینے کے لیے یہ سب جال تیار کیا گیا ہے. مگر یار، اس کی ایک بات نے سخت حیران کیا مجھے. سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کس خانے میں فٹ کروں. ایسی کیا بات ہے؟ کون سی ایسی چیز دیکھ لی تم نے اس میں جس نے تمہیں گومگو کی کیفیت سے دوچار کر رکھا ہے؟ وہ بابا اسحاق کا بڑا معتمد ہے، اکثر ان کے آستانے پر حاضری دینے جاتا رہتا ہے. ایک غیر مسلم کو کسی پیر فقیر کا ایسا معتقد میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. ان کے بڑے گن گاتا ہے وہ، بہت ہی عقیدت اور احترام سے نام لیتا ہے ان کا. مجھے ایک دم ہنسی آ گئی. اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا میرے یار، تیری معلومات بہت خام ہیں ابھی. بس یوں ہی دعوے کر رہا تھا تو کہ ایک ایک آدمی تیری نظر میں ہے، سب سے اچھی طرح واقف ہے تو. حالانکہ مجھے پورا یقین تھا تو صرف انہی لوگوں کو جانتا ہوگا جو منظر عام پر ہے. جو پسے دیوار بیٹھے ڈوریاں ہلا رہے ہیں انہیں بالکل نہیں جانتا تو. کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تمہارے خیال میں بابا صاحب کے آستانے میں کوئی ڈوریاں تھامے بیٹھا اس کی؟ ہاں، وہ کٹ پتلی وہیں سے نچائی جا رہی ہے. ہیرا من کا اصل طوطا تو اسی پنجرے میں بیٹھا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہو جیلانی؟
इतने पहुंचे हुए बुजुर्ग के आस्थाने में किसी बदकार को कैसे पनाह मिल सकती है? तुम नहीं जानते हो बाबा साहब को, बड़े कामिल बुजुर्ग हैं वो। उनकी नजरें आदमी को अंदर तक खंगाल डालती हैं। फिर ये कैसे हो सकता है? ओ बस चुप कर जा यार, पता है मुझे सब कुछ, खूब जानता हूं मैं उस कामिल बुजुर्ग को। वो हैरत से आंखें फाड़े मुझे देखता रहा। उसके इस इस्तेजाब से साफ जाहिर था कि वो मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। उस बहरूपे यहूदी ने ना जाने किस तरह लोगों को इस कदर मुतासर कर लिया था। उसके बारे में कोई गलत तस्वुर समाता ही नहीं था किसी के दिमाग में। मैं उसे यूं ही हैरान परेशान छोड़कर उठ गया। अच्छा भाई, तू यूं ही आंखें फाड़े बैठा रहे, मैं ज़रा लाहौर फ़ोन करके माँ जी को अपनी खैरियत से आगाह कर दूं और आसिया से भी 2 बातें कर लूं। मेरी बहन वहाँ मेरी मुंतज़िर बैठी होगी। मैंने टेलीफोन के पास जाकर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। तीसरी कोशिश के बाद दूसरी जानिब घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। चंदी लम्बे बाद उधर से रिसीवर उठाकर हेलो कहा गया। ओए हैदर, क्या हाल है बच्चे, ठीक तो है ना तू? उसने फ़ौरन मेरी आवाज़ पहचान ली। अजी अपने सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ भाई कैसा है तू, खैरियत तो है ना सब? हाँ जनाब, बिल्कुल अल्लाह का फजल है। आप कैसा जनाब, आप तो उधर कराची जाकर भूल ही गए हम सबको। ओ नहीं यार, ये किसने कह दिया तुझे? बस ज़रा मसरूफियत बढ़ गई है। माँ जी कहाँ हैं? वो उधर कमरे में है जी, बहुत याद करती हैं वो आपको, और अपनी आसिया बीबी भी बड़ा याद करती थी जी आपको। और वो आबी साहब मिल गए हैं आपको उधर कराची में? हाँ, वो मिल गया है मुझे। और ये तू आसिया के बारे में क्या कह रहा था? याद करती थी से क्या मतलब है तेरा? क्या कहीं चली गई है वो, घर में नहीं है? कहाँ जनाब, वो तो बस इधर 4 दिन ही ठहरी थी। जिस दिन आबी साहब कराची रवाना हुए उसके दूसरे दिन वो भी रवाना हो गई। माँ जी को बिल्कुल चुप ही लग गई है उनके जाने के बाद। खाने पीने में भी उनका जी नहीं लगता। ओहो, लेकिन गई कहाँ वो? कुछ बता के भी गई है कि नहीं? माँ जी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की थी उन्होंने जनाब, पर वो रुकी ही नहीं किसी तरह। कहती थी बहुत ज़रूरी काम है उधर सखर में, मैं जल्दी आ जाऊंगी। क्या कहा तूने? सखर गई है वो? तुझे याद है अच्छी तरह? सखर ही कहा था उसने। बिल्कुल जनाब, मैंने खुद सुना था अपने कानों से। कोई लाखों लाशारी है वहाँ, उससे कुछ हिसाब किताब की बात की थी उन्होंने। मेरे पूरे वजूद में बिजली से लहराती चली गई। ये सुनकर सख्ते की सी कैफियत तारी हो गई मुझ पर। वो अपने बच्चे के लिए लाखों की तरफ गई थी। उसने लाखों को अपने हाथ से गोली मारने की कसम भी उठाई हुई थी, और लाखों जिस तरह उसे टूट कर चाहता था, मैं जानता था कि वो उसके हाथों मरना भी कबूल कर लेगा। ना उस पर हाथ उठाएगा और ना ही वो उससे बचने या भागने की कोशिश करेगा। वो बखुशी मौत का खैर मकदम करके उसकी कसम पूरी कर देगा। फिर उसके आदमी आसिया का क्या हशर करेंगे, इस ख्याल से ही मेरे बदन में लर्जा तारी होने लगा था। आसिया का वहां से सलामत वापस आ जाना किसी भी तरह मुमकिन नजर नहीं आता था। मेरी खामोशी तोल खींचने लगी तो हैदर ने हेलो हेलो करके मुझे पुकारना शुरू कर दिया। हाँ बोलो, क्या बात है? वो जनाब, आप एकदम चुप हो गए। मैं समझा शायद फ़ोन बंद कर दिया आपने। नहीं नहीं, मैं मौजूद हूँ इधर ही। तूने बहुत बुरी खबर सुनाई है मुझे आसिया के बारे में। मैं बस सुन होकर रह गया था। पर जनाब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आपने खुद ही पूछा, इसीलिए मुझे बताना पड़ा। अच्छा बात सुन, माँ जी का ख्याल रख सही से, उनका दिल बहलाने की कोशिश कर। वो तो जी मैं करता ही रहता हूँ, और मैंने बाली को भी माँ जी की खिदमत पर ही मामूल कर रखा है। ये तूने बहुत अच्छा किया हैदर। उसे कह दे कि वो माँ जी को खुश रखने की कोशिश किया करे, उदास ना होने दे उनको बिल्कुल भी। उसकी तो आप फिक्र ही ना करें सरदार साहब, हमें यहाँ काम ही क्या है माँ जी की खिदमत के सिवा। पर माँ जी आसिया बीबी के जाने से बहुत उदास हो गई हैं, आप ज़रा तसल्ली दे दे उन्हें। हाँ यार, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी आवाज़ सुनकर उनके दिल को ढारस मिलेगी। देख ज़रा वो क्या कर रही हैं, मेरी बात करा दे उनसे। अभी ले साहब जी, ये मैं फ़ोन उठाकर उनके पास ही ले जाता हूँ, वो अपने कमरे में हैं। चंद मिनट बाद मुझे फ़ोन पर माँ जी की आवाज़ सुनाई दी। पुत्र गुलाम जिलानी, तू ठीक तो है ना? आपकी दुआएं हैं मेरे साथ माँ जी, फिर मुझे क्या हो सकता है। आप बताएं, आप तो ठीक है? ये हैदर ठीक ठाक खिदमत कर रहा है ना आपकी? परेशान तो नहीं करता? नहीं पुत्र, ये दोनों ही बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत खिदमत गुजार बच्चे हैं। माँ जी, आपने आसिया को क्यों जाने दिया? बड़ी मुश्किल से तो जान छूटी थी उसकी, अब फिर वो कोई मुसीबत लगा लेगी अपने गले। बेटा, मैंने तो बड़ी कोशिश की, पर अब उसके मुंह को खून लग चुका है। अब घर में बैठने की आदत नहीं रही उसे। कहती थी उधर सखर में कोई वडेरा है लाखों लाशारी, उसकी तरफ कुछ पुराना कर्जा निकलता उसका, वही वसूल करने जा रही है। हाँ मुझे पता है, उसका हिसाब किताब बाकी है लाखों लाशारी की तरफ। पुराना झगड़ा चला आ रहा है उन दोनों का। कैसा झगड़ा चल रहा है उसका बेटा? तू जानता है उस लाखों लाशारी को? कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं? नहीं माँ जी, आप फिक्रमंद ना हो, बहुत अच्छा बंदा है वो। बेहद चाहता है वो आपकी बेटी को, और दुल्हन बनाना चाहता है वो उसे अपनी, मगर वो आसिया उसके लिए राजी नहीं होती, इसीलिए वो कर्जा वापस नहीं कर रहा, और वो दीवानी दुश्मन समझ रही है उसे।
मेरा तो जी हौल रहा है बेटा, दिन रात उसी की खैर मांगती रहती हूँ मैं अपने रब से। माँ जी, आपकी दुआओं की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है। वो तो मैं करती रहती हूँ, पर तुम दोनों की तकदीर में यूं लगता है जैसे सुखचैन लिखा ही नहीं है। अपने घर की छत तो तुम लोगों को अच्छी लगती नहीं। जब तुम्हें यहाँ रहना ही नहीं था तो इतना बड़ा महल जैसा मकान क्यों खरीद लिया? इतनी ढेर सारी आसाइशें यहाँ जमा कर दी तूने, और खुद तू पता नहीं कहाँ जा बैठा है, वापसी का नाम नहीं लेता। ऐसी बातें ना करें माँ जी, उस मकान में आप तो बैठी हैं ना, और उन सारी आसाइशों से बहरावर हो रही हैं। मेरी कितनी बड़ी ज़रूरत पूरी कर रहा है ये मकान। ये मकसद नहीं है क्या कि मेरी माँ जी उस मकान में है? ये कुछ कम है? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर तू भी यहीं रहता मेरे साथ, मेरी आंखों के सामने, और वो नसीबों की मारी आसिया भी होती, तो मैं सुकून से मर सकती। माँ की तो एक ही आरजू होती है कि जब दम निकले उसका तो उसकी औलाद खुश खुर्रम उसके सामने मौजूद हो। अल्लाह आपका निगहबान हो माँ जी, आपको हमारे लिए दुआएं करने के लिए वो सलामत रखे। ये मरने वरने की बातें ना किया करें। क्या ऐसी बेजार हो चुकी हैं आप हमसे? अपनी दुआओं से महरूम करना चाहती हैं हमें? ऐसा ना सोच बेटा, जो इस दुनिया में आता है उसे वापस भी जाना होता है एक दिन, और यही उम्र होती है जब आदमी के पास अपने दुनियावी मामलात से फरागत पाकर मौत का इंतजार करने के सिवा कोई काम नहीं रहता। मेरी भी यही आरजू थी, इस दुनिया से जाते हुए कोई फिक्र साथ न लेकर जाती। तुम दोनों बहन भाई अपने अपने घर पर संभाल कर बैठ जाते मेरे सामने तो अच्छा था, पर अब तो यूं लगता है मुझे जैसे ये आरजू मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। तुम दोनों को तो कोई ख्याल नहीं है इसका। दिल छोटा मत करे माँ जी, अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद ना हो, ये दिन भी वो ज़रूर दिखाएगा आपको। वक्त तो आ लेने दें। उस आसिया को तो अब मैं जल्दी बांध दूंगा किसी खूंटे से, उसका यूं फिरना मुझसे भी नहीं देखा जाता। खुदा करे तू अपने इरादे में कामयाब हो जाए। मुझे तो उस लड़की के तेवर बहुत ही ख़राब मालूम होते हैं। ये मेरी वो आसिया तो लगती ही नहीं जिसे मैंने पाल पोस कर जवान किया था। कुछ समझ में नहीं आता बेटा कि वो क्या बन गई है। फिक्र ना करें आप, सब समझ आ जाएगी। मुझे ज़रा लाहौर आ जाने दें, फिर सब कुछ मैं ठीक कर लूँगा वहाँ आकर। ठीक है बेटा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ तेरा। कब तक आ रहा है तू? तेरा काम ख़त्म हो गया वहाँ या बाकी है अभी कुछ? बस थोड़े दिन और इंतज़ार कर ले माँ जी। अब इस आसिया ने एक काम और बढ़ा दिया मेरे लिए। अब मुझे सखर भी जाना पड़ेगा उसकी तलाश में। दुआ करें कि जल्दी मिल जाए वो मुझे, कहीं भटकता ही ना रह जाऊँ मैं उसकी तलाश में। रब तुझे कामयाबी दे पुत्र। बड़ा परेशान किया तुझे उस बदबख्त बहन ने। मुझे एहसास है तेरी तकलीफ़ों का। काश उसने मेरे यहाँ जन्म ही न लिया होता, या पैदा होते ही वो मर गई होती। क्या सुख दिया उसने हमें। माँ जी बस करें, ऐसी बुरी बातें ना निकालें ज़ुबान से। ये तो रब से होने की मर्जी है, वो जिस हाल में चाहे हमें रखे। हम उसकी मर्जी में दखल देने वाले कौन होते हैं? हम तो मखलूक हैं उसकी माँ जी। जैसा उसे अच्छा लगा बना दिया उसने। तू ठीक कहता है बेटा, कायनात के मालिक से शिकवा करने का हमें कोई हक नहीं है। हमें तो उसकी रज़ा में ही राज़ी होना चाहिए। जी यही मतलब था मेरा भी। अच्छा माँ जी अब इजाज़त दें, अल्लाह ने चाहा तो अगली बार अपने पहुँचने की इत्तला दूंगा फ़ोन पर। अच्छा बेटा, मैं इंतज़ार करूँगी तेरे उस फ़ोन का। रब राखा। रब राखा माँ जी, मैंने जवाबन कहा और रिसीवर क्रेडिट पर डाल दिया।